Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। हाल ही में Amazon Prime पर आई सीरीज ने सभी का दिल जीता और इसी के साथ साथ मुझे इस बेहतरीन सीरीज को आपके सामने लाने पर मजबूर कर दिया, जिसके पीछे 3 रीजन है। नंबर 1 द एक्टिंग ऑफ कास्ट एंड क्रू, नंबर 2 द सिनेमेटोग्राफी एंड द म्यूजिक, और नंबर 3 क्राइम ड्रामा सस्पेंस। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है। पर एपिसोड की लेंथ करीब 50 मिनट से 1 घंटे तक की है। इस सीरीज का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने मेन चैनल हितेश नागर पर डाल दिया है। अगर वहां से जाकर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर स्टेप बाय स्टेप पर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वेलकम आप सभी का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम कुछ गाड़ियों को एक सेफ हाउस में जाता देख पाते हैं, जिनमें से 2 शख्स को बाहर निकाल कर धोया जाता है। एक का नाम था फिरोज और एक का नाम था सनी। ये दोनों ही आपस में पूछने लगते हैं कि आखिर तूने कुछ किया, तो वहीं दूसरा कहता है कि क्या तूने कुछ किया जिनकी वजह से ये गुंडे हमें यहाँ पकड़ कर लेकर आए हैं और बिना वजह मार रहे हैं। और तभी एक शख्स आकर एक 500 का नोट दिखाकर इनमें से शाहिद यानी कि सनी को पूछता है कि क्या ये नोट तूने बनाया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम शाहिद कपूर और सनी की बैक स्टोरी देख पाते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जो सिर्फ 5 मिनट में लाइव फोटो बना सकता था, यानी कि किसी भी इंसिडेंस, किसी भी प्लेस या फिर किसी भी शक्ल को सिर्फ 5 मिनटों में अपनी कलम से उसका स्केच निकाल सकता था। मगर लोगों को स्केच आर्टिस्ट की कदर ही क्या थी, वो तो बस इन फोटोज को कौड़ियों के दाम खरीदना चाहते थे। जिसके बाद वो घर पहुंचता है। देखा जाए तो ये घर कम प्रिंटिंग प्रेस था जो कि चला रहे थे माधव जी। इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था क्रांति पत्रिका। माधव जी जो कि पेशे से एक पेंटर, एक राइटर, इसी के साथ साथ एक पब्लिशर थे, और वहीं दूसरी ओर सन्नी के नानू भी थे। अगर वो पेंटिंग करते करते थक जाते थे या फिर दूसरी ओर इन्हें कोई पब्लिशिंग करनी होती थी, तो वो अपनी बची हुई पेंटिंग का काम सन्नी को दे डालते थे, जिसमें सनी भी अपने हाथों की करामात करके उस पेंटिंग को और बेहतरीन बना दिया करता था। वहीं हमें सनी का दोस्त फिरोज दिखाया जाता है, जो कि इस प्रिंटिंग प्रेस में कलर मिक्सिंग का काम किया करता था। इन दोनों की ही लाइफ सही नहीं चल रही थी। ये तो चाहते थे बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और इसी के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल पाना, मगर किस्मत ने सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले 30 एम्प्लॉयज से भी उनकी जिंदगी के कई साल छीन लिए थे। क्रांति पत्रिका का काम था देश में एक नई क्रांति ला देना, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उनकी क्रांति कोई खरीदता ही नहीं था। इसीलिए बचपन में सनी और फिरोज मार्केट में जाकर एक एक अखबार बेचकर जो कुछ पैसा आते थे उन्हें चुपचाप नानू की ड्रॉर में रख दिया करते थे। कहने को तो बड़े लोगों को खर्ची बच्चों को देनी चाहिए, मगर यहाँ ये बच्चे कमाकर पैसा नानू को दे रहे थे ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरियां बांट सके और अपने काम को चला सके। इन दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी गरीबी में ही बिताई, और एक वक्त तो ऐसा था जब ये प्रिंटिंग प्रेस नीलामी की कगार तक पहुंच चुकी थी। तब एक एक पैसा जोड़ने के चक्कर में इन्होंने कई सालों तक सिर्फ बन ही खाया। जेब में पैसों की इतनी कमी थी कि ये दोनों जहां भी देखते इन्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई पड़ता था। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, और यहाँ हम सनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेहा को देख पाते हैं। ये दोनों ही आने वाले न्यू ईयर का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर नेहा कहती है कि वैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब वेलोसिटी जाने वाली हूँ। मुंबई का ये बड़ा सा क्लब जहाँ पर एक टेबल करीब 30,000 रुपए की मिलती है। ये सुन सनी खामोश हो जाता है और कहता है कि वैसे मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ और प्लान्स हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। जहाँ एक तरफ नेहा अपनी रेंज रोवर में बैठकर निकल जाती है, वहीं सनी अपनी खटारा बाइक को लेकर आगे चला जाता है। उसे ये जानना था कि क्या सचमुच उस क्लब में एक टेबल 25 से 30,000 रुपए की मिलती है, तो वो जाकर वहां के वेटर से थोड़ा नेगोशिएट करने लगता है। खैर ये तो रही वेटर की बात, मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पुणे के ही एक क्लब में जिसका नाम है वाटर्स द किचन एंड बार, यही अपने कल्याणी नगर में आता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो वहां की टेबल भी करीब 30,000 रुपीज की है, यानी कि वीआईपी टेबल, जहाँ पर ड्रिंक्स और इसी के साथ साथ हुक्का भी मिलता है। क्या आप में से कोई वाटर्स गया है, और अगर गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन दोनों के ही पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहां की एक टेबल बुक करवा पाए न्यू ईयर की पार्टी के लिए, जहां पर वेटर ने धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जिस पर सनी उसे जाते जाते कहकर जाता है कि एक दिन आऊंगा और तेरा ये पूरा होटल खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों के बाद में न्यू ईयर आ जाता है, और यहाँ पर सनी से मिलने के लिए नेहा उसी के प्लेस पर पहुंचती है, जहां पर कुछ चीप लोग सस्ता म्यूजिक लगाकर सस्ती पार्टी कर रहे थे। मगर उतने में ही उसे पिक करने के लिए राहुल पहुंच जाता है। तो नेहा सनी से कहती है कि एक्चुअली मैं राहुल के साथ क्लब वेलोसिटी जा रही हूँ, उसे जाने का काफी मन था, तो तुम यही एंजॉय करो और मैं वहां पर जाती हूँ, क्योंकि तुम भी अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी छोड़कर कैसे ही आ पाओगे। तो चिल। खैर सनी बेचारा क्या करता, उसका तो दिल ही टूट चुका था, क्योंकि जेब में इतने पैसे ही नहीं कि अच्छी जगह पार्टी करवा सके, क्लबिंग कर सके। फिरोज का कहना था कि यार ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, जहाँ पर सनी का कहना था कि हम मिडिल क्लास
क्लास लोग नहीं, हम मिडिल फिंगर क्लास लोग हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिसका रीजन है लोन, कर्जा। पहले पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लो, उसके बाद आने जाने के लिए कार लोन लो, और फिर बाहुबली यानी कि होम लोन लो। जिंदगी भर की कमाई सिर्फ लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि पूरा ऑफिस माधव जी के गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही सनी ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अब इनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वसूली वाले लोग वसूली लेने के लिए आए थे मगर उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसीलिए उन लोगों ने इन्हें धमका कर प्रिंटिंग प्रेस को खाली करवा देने की बात करी थी। तो अब सनी और फिरोज अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए उन हफ्ता वसूली वालों के पास पहुंचते हैं, जहां हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि माधव जी और उस वसूली वाले के फादर आपस में एक टाइम में कभी दोस्त हुआ करते थे, और यही रीजन था कि उन्होंने उन्हें 1 महीने का वक्त दिया पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि पुराने लोग इमोशनल हुआ करते थे। इसी वजह से सनी को प्रिंटिंग प्रेस बचाने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। अगर ऐसा ना होता तो ये हफ्ता वसूली वाला उसका बेटा तो कब का यहाँ की सारी मशीनें बेचकर हर किसी को दर बदर की ठोकरें खिलाने पर मजबूर कर देता। थका हारा सनी वापस से अपने ऑफिस यानी कि अपने नानू के पास आ जाता है और कहता है कि हमने बात करी है और हमें सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिली है। नानू इस बात को जानते थे कि वो दिन जरूर आएगा जब हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे और इस प्रेस को खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए आज वो अपना एक आखिरी आर्टिकल लिखना चाहते थे, जिसमें लिखा था बगावत और क्रांति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हार गए वो बागी कहलाए और जो जीत गए वो क्रांति लाने वाले कहलाए। सनी पेशे से एक आर्टिस्ट था और उसके हाथ में कला थी। वो जानता था कि अगर मैं अपनी कला को महंगे भाव में बेचूं तो कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और इसी के साथ अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस को भी बचा लूंगा। इसीलिए फिरोज और सनी मिलकर अपने ही एक पुराने दोस्त अनीस के पास पहुंचते हैं, जो एक ऐसे बंदे को जानता था जो कि मार्केट में आई हर न्यू प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी बना डालता था। इस बंदे का नाम था मांझा भाई। अनीस मांझा भाई से आकर कहता है कि मेरे पास ऐसे 2 तगड़े आर्टिस्ट हैं जो कि एकदम कड़क पेंटिंग बनाते हैं, जिसको बोलोगे उसका थोबड़ा उतार कर कागज पे पेल देंगे। तो इस बात से मांझा भाई भी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी का काम होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी दोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन उसमें से 90% मेरा और 10% तुम्हारा। ये बात को सुनकर तो अगेन दोनों डिप्रेस हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ लाइफ के वांदे लगे पड़े थे, दूसरी तरफ इन्हें एक बड़ा अमाउंट भी चुकाना था। तो सनी को आइडिया आता है कि अगर पैसा ही चाहिए तो क्यों ना डायरेक्ट पैसा ही छाप देते हैं। पहले तो फिरोज इस काम के लिए मना करता है, लेकिन उसे भी अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना था। अब जहाँ एक तरफ सनी को अच्छी पेंटिंग करना आता था तो वो नोटों का स्केच तैयार करता है, वहीं फिरोज जिसे की कलर कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छे से परख थी और प्रिंटिंग प्रेस तो नानू जी की है ही, तो ये दोनों मिलकर नोट छाप देते हैं। पहले बारीकी से उसकी स्केचिंग करी जाती है, फिर डिटेलिंग होती है, उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है और उसके बाद में नोटों की कटिंग करी जाती है। और ये नोट थोड़े पुराने लगे इसलिए इसे चाय के पानी में डुबोकर वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब बारी थी इन नए बनाए गए नोटों की टेस्टिंग की, जहाँ एक 500 रुपए का नोट लेकर फिरोज पहुंच जाता है एक वाइन शॉप में और एक दारू की बोतल मांगता है, मगर जैसे ही दुकानदार के हाथ में नोट आता है वो समझ जाता है कि ये नोट तो नकली है। और अब होना क्या था, वो सभी मिलकर इन्हें मारने पीटने लगते हैं। ये कैसे तैसे दोनों वहां से भाग जाते हैं और भागकर छिप जाते हैं। रात को सनी को अपने नानू की एक बात याद आती है कि कचरा और कला, इन दोनों के ही बीच में सिर्फ एक गलती का फर्क होता है। अगर वो गलती मिट गई तो की गई क्रिएशन एक आर्ट बन जाएगी, लेकिन अगर मिस्टेक रह गई तो आर्ट भी वेस्ट बन जाएगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं नेपाल में एक बहुत बड़े काउंटरफीट डिस्ट्रीब्यूटर मंसूर दलाल को, जो कि मिडिल ईस्ट में रखी अपनी नोट छापने वाली मशीन से नोटों को लाकर सबसे पहले काठमांडू, नेपाल, नागालैंड, बांग्लादेश और भूटान में भिजवाकर फिर इंडिया के अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया करता था। लेकिन इस बार उसका सफाया करने के लिए पुलिस ऑफिसर माइकल और उसकी टीम मंसूर दलाल का इंतजार कर रही थी। पहले सीन देखकर मुझे कुछ हद तक विक्रम वेधा की याद आ गई, जहाँ पर कुछ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। खैर, मैंने उस मूवी को भी बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इन वीडियोस को फोटोज के पीछे बनाने का ये रीजन था कि मुझे ज्यादा डिटेल देनी थी। अगर ज्यादा डिटेल वीडियो क्लिप्स के साथ देता तो या तो स्ट्राइक आती है, क्लेम आता और वो वीडियो भी वेस्ट हो जाता और इसी के साथ साथ आपको डिटेल भी नहीं मिल पाता। कुछ लोगों की शिकायत थी कि आजकल आप पुराने तरीके से अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो क्लिप्स के साथ अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्लिपिंग लंबी हो जाने से सीधा क्लेम पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन आई केम ऑन दिस ऑप्शन। फोटोज के साथ बनाओ, खुश रहो, तुम भी खुश, हम भी खुश। खैर, ये तो थी मेरे दिल की बात। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, दोनों ही गैंग्स के बीच में वॉर हो जाता है, गोलियां चलती है, बम फटते हैं, कई सारे लोगों की जान
जान भी चली जाती है। और जिस मंसूर दलाल की तलाश माइकल को पिछले 6 सालों से थी, वो अगेन उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। यहाँ सीन अगेन शिफ्ट होता है सनी पर, जो कि इस बार अपने कचरे को एक कला में बदलने वाला था। उसने अगेन काफी कोशिश करी और फिगर आउट किया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तब उन्हें पता चला कि पेपर, नोट वाला पेपर एक अलग टाइप का पेपर होता है। कोई 70 GSM का पेपर होता है, कोई 120 GSM का, तो कोई 400 GSM का, मगर इन्हें जो पेपर चाहिए था वो था 45 GSM का। ये लोग अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में काफी ढूंढते हैं और फाइनली एक मैगजीन का पेपर असली नोट के पेपर से थोड़ा बहुत मैच कर जाता है। तो यहाँ पर सनी उन पेपर्स को सैंडविच नोट बनाकर थोड़े पैसे छाप देता है और अगेन टेस्टिंग के लिए उसी दुकान पर जाता है। लेकिन इस बार दुकानदार कुछ नहीं समझ पाता और इन्हें उन पैसों के बदले दारू मिल जाती है। और अगेन वापस कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर इनसे मारपीट करके ये पूछा जाता है कि ये नोट तूने बनाया। और जैसे ही सनी कबूल करता है कि हाँ इसकी डिजाइन मैंने करी है, इसके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर हम ही हैं, तो मंसूर दलाल उसके दोस्त फिरोज को गोली मार देता है और ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called Fuzzy। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां हम ये देख पाते हैं कि बचपन में नानू से मिलने से पहले जब सनी अपनी माँ के साथ रहता था, वो उसका मनपसंद खाना यानी कि पुरन भात बनाकर उसे खिलाया करती थी। मगर कैंसर के चलते उनकी डेथ हो जाती है और सनी का वक्त अपने पिता के साथ ही गुजरता है। वो एक चोर थे और जगह जगह चोरी करते रहते थे। इसी वजह से जब भी पुलिस या फिर गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए आते तो वो हर जगह बस उनसे छिपते छिपाते फिरते रहते, कभी एक घर से दूसरे घर तो कभी दूसरे घर से तीसरे घर। भागने से पहले सनी के पास में सिर्फ 10 मिनटों का समय होता था, जिसके अंदर उसे अपनी जिंदगी में बसाया गया सामान फिर से शिफ्ट करना पड़ता था। उसके पिता हमेशा से ये कहते थे कि आज एक और गेम खेलना है, तो क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो। और ऐसे ही एक दिन एक नए गेम की शुरुआत होती है, जहां पर ये दोनों ही गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। सनी के पिता को पता था कि वो अपने बेटे की कभी रक्षा तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसे खिला पिलाकर बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं बना सकता, इसलिए उसे यहीं छोड़ जाना ही उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था। और एक 7 साल के बच्चे को ट्रेन में यूं ही सोता छोड़कर उसका पिता उस ट्रेन से निकल जाता है, मगर जल्दी भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो इतने समय से उसने अपने बैग में पैसे भर के रखे थे, वो पैसे भी उसके कोई काम नहीं आते और लोग उन पैसों को ले जाते हैं। ट्रेन में बैठा सनी अपने पिता के लिए रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे तो ये लग रहा था कि उसके पिता अब भी उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। बचपन से सनी को ड्राइंग करना पसंद था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर ड्राइंग बनाने लगता है, तो कुछ लोग आकर उसे पैसे दे जाते हैं। अब ऐसा कई दिनों तक चलता है, जब पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही सनी सो जाया करता था और वहीं पर ड्राइंग बनाया करता था। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पर उसकी मुलाकात फिरोज से होती है, जो कहता है कि तू अच्छा आर्टिस्ट है मगर पैसे पूरे नहीं कमाता है, काम कर तू ड्राइंग बना, तेरे लिए पैसा मैं कमाऊंगा। और इसी के साथ अभी हर प्लेटफॉर्म पर जा जाकर अच्छी ड्राइंग बनाकर खूब पैसा बनाने लगते हैं। मगर तभी सनी को उसके नाना जी मिल जाते हैं और नाना जी उसे अपनी फैक्ट्री में ले आते हैं, जहां पर फिरोज का भी कोई नहीं था, तो इसीलिए वो उसे भी रख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं कि एपिसोड 1 में जब मंसूर ने फिरोज पर गोली चलाई थी, तो वो उसे जान से मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए मारी थी, यानी कि फिरोज अब भी जिंदा था। जिसके बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पार्लियामेंट में आरबीआई ऑफिसर मेघा को, जिसने की एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था CT600, जो कि इस वक्त मार्केट में नकली नोट पकड़ने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। मेघा का मानना था कि इस वक्त काउंटर फीटिंग यानी कि नकली नोटों का देश में आकर इकोनॉमी को हिला देना आम बात हो चुकी है। इस वजह से काफी सारे गैंगस्टर हथियार खरीद रहे हैं, काफी सारी इलीगल फर्म्स फूल फल रही हैं, इसलिए नकली नोटों का भारत में आना रोकना पड़ेगा, जिसमें CT600 पूरी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता था। मगर उस अकॉर्ड को पास करने वाले मिनिस्टर पवन गहलोत जी तो अपने मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहे थे, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं था। वो तो बस चाहते थे अपने इलेक्शन को ठीक तरीके से निकाल लेना, क्योंकि अगर CT600 वाली न्यू टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन करके पैसा लगाकर नोट काउंटिंग मशीन में लगाया गया तो इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा कहां से आएगा। इसीलिए वो मेघा के इस प्रोजेक्ट को नकार देते हैं। और इस सीरीज में पवन गहलोत का एक फेमस डायलॉग भी है, थैंक यू नमस्ते जय हिंद। कोई भी कैसी भी बड़ी परेशानी लेकर आए, लेकिन गहलोत जी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ओनली थैंक यू नमस्ते जय हिंद। यहाँ माइकल का गहलोत जी से कहना था कि काउंटर फीटिंग देश में बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे एक टीम दे दो ताकि मैं उनके ऊपर एक घातक हमला करके सबका पत्ता साफ कर सकूं। बट अगेन गहलोत जी को तो सिर्फ अपने इलेक्शन
से मतलब था, इसलिए उन्हें भी थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। फिरोज और सनी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीस के घर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जरा चेक करके बता तुझे ये नोट कैसा लग रहा है, हमने इस नए नोट को बनाया है जो कि नकली है। तो अनीस अपने फादर को दिखाता है जो कि एक वक्त पर इलीगल वेपन्स का काम किया करते थे। वो कहते हैं कि नोट तो बड़ा कड़क है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा नकली को बनाने के बाद बेच देना और असली हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि अगर नकली के साथ पकड़े गए तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, इसलिए नकली को इस्तेमाल मत करना, बना के बेचो और निकाल दो। ये बात सनी को भी समझ में आ जाती है और इसीलिए वो नकली नोटों को बनाकर फटाफट से काले का सफेद करना चाहते थे, यानी कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना चाहते थे, जिनमें मांझा भाई इनकी हेल्प करता है। वो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है जो कि इन्हें नकली नोटों का 2 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। अगर इनकी डील को एक्सप्लेन करूं तो ये था कि 500 के नोट के बदले 200 रुपए मिलेंगे, यानी अगर 2 करोड़ की डील है तो 80 लाख इन्हें मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में, हम देख पाते हैं माइकल को जो कि इस वक्त नशे की हालत में होता है। उसने पहले भी मंसूर दलाल को पकड़ने के चक्कर में अपने कई सारे बेस्ट ऑफिसर्स खो दिए थे और इस बार वो उसे पकड़ना ही चाहता था, इसीलिए वो नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत को कॉल कर देता है और जब गहलोत उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उसी की नंगी पिक्चर्स उसे ब्लैकमेल करने के लिए भेज देता है। गुस्से में आया गहलोत उसे गालियां दे डालता है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या गालियां देता है, खुद ही समझ जाओ यार। कंक्लूजन ये निकलता है कि गहलोत जी अब माइकल के लिए टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्रांति पत्रिका में यासिर चाचा को सनी और फिरोज के काले चिट्ठों का पता चल जाता है। वो उन दोनों को ही समझाते हैं कि जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, जान से मारे जाओगे। खैर तुम तो बाद में मारे जाओगे, नाना जी तुम्हें और मुझे पहले ही मार देंगे। लेकिन सनी उन्हें समझाता है कि हमारे सर पर एक तो वैसे भी मौत की तलवार लटक रही है, अगर क्रांति पत्रिका को बचाना है तो इससे लोन फ्री करना होगा और वो पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे तो, मगर उसके लिए हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि जो पेपर इन नकली नोटों को बनाने में लगता है वो हमारे पास में नहीं और उसे खरीदने का पैसा भी नहीं है। तो आखिर पैसा लाएंगे तो कहां से? जहां पर यासिर उन्हें आइडिया देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसी वसूली भाई के पास जाओ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। जहां ये दोनों मिलकर अगेन वसूली भाई के पास पहुंच जाते हैं। उनका बेटा कहता है कि क्या तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे बाप के पुराने लोन को चुकाने के लिए तुम अलग से लोन ले रहे हो और कह रहे हो कि ये भी हम बाद में चुका देंगे, दिमाग विमाग सही जगह पे है या नहीं? लेकिन सनी इन दोनों को विश्वास दिलाता है। तो वसूली भाई कहता है कि इसका मैं मार्केट से 24% ज्यादा दूंगा, अगर मंजूर है तो हाँ बोल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेघा पर, जो कि इस वक्त अपनी माँ के बताए गए रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि धीरे धीरे मेघा की एज बढ़ती जा रही थी। वो करीब 30 साल की हो रही थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वह आप में से कितनी लड़कियां हैं जो अभी तक 30 क्रॉस कर गई हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर कोई बंदा होगा मेरे कमेंट सेक्शन में तो देख लेना, अगर सेटिंग हो जाए तो। खैर किसी का घर बसे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और कोई लड़का भी हो 30 साल का जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी अपना प्रपोजल डाल देना, कोई लड़की देख लेगी, पसंद आ जाए तो ठीक है, कमेंट कर देना, बोला नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नाना जी को भूल जाने की आदत थी और एक बार तो वो इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, मगर अपने भूल जाने की आदत की वजह से इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पवन गहलोत जी के पास में पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माइकल। पहले तो गहलोत उसको जो दबा के गालियां देता है और बोलता है कि पहले मेरी फोटोज डिलीट कर। माइकल कहता है कि सॉरी सर, मैं शायद पीपू आगे भेज दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी सर, अब नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अप्रूवल दे दो ताकि मैं टीम वापस से बना के मंसूर को पकड़ सकूं। इसमें खाली फायदा मेरा ही नहीं है सर, आपका भी है। अगर इलेक्शन में आपकी बड़ी फोटो छपेगी, ये पता चलेगा कि देश के लिए अच्छा काम किया, काउंटरफीटिंग नोट्स को पकड़ लिया, तो आप तो सर पीएम बन जाओगे। जिस पर फाइनली गहलोत एग्री करता है और कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा मगर अभी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर चाहते थे जिससे कि नोट बनाया जा सके, उस माल का वॉल्यूम कम था, इन्हें और माल की जरूरत थी, इसीलिए वो हर जगह पर कॉल मिलाकर 45 GSM की पेपर की डिमांड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे कि जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका रजिस्ट्रेशन, नेम, एड्रेस, टिन नंबर, GST नंबर सब कुछ चाहिए, और अगर ये सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते तो फंस जाते। इसी चक्कर में अनीस को कांटेक्ट करते हैं और अनीस चोरी का प्लान बनाता है उसी पेपर फैक्ट्री में। अब पर्सनली कहूं तो मुझे ये चोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। ये सभी मुंह पे मास्क पहनकर सभी के सभी वॉचमैन को पकड़कर एक जगह पे कैद कर देते हैं और वहां पे मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कौन से बंदे ने कितने रन बनाए, और गाली गलौज भी काफी होती है। वह एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जहां पर वो वॉचमैन भाग जाता है। इनको लगता है कि प्लान खत्म, अब चोरी नहीं होगी, लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग अगेन सभी वॉचमैन को पकड़कर धो पीट कर पैक कर देते हैं और पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 GSM के पेपर को निकालते हैं। मगर सनी चालाक था, वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 GSM के पेपर चोरी
होंगे तो ये लगेगा कि ये चोर स्पेसिफिक चोरी करने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने 55 GSM, 70 GSM और 80 GSM के पेपर रोल्स को भी चुराया। जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा, हाँ लकड़ा सही सुना आपने, यही नाम है उसका, इसे पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उन पैसों की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नानाजी पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस काम से इनका भला हो रहा था तो आखिर सच कैसे ही बताते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ चल रहा है नानू, मेरा एक कोई दूसरा क्लाइंट है, उसे मेरी आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया और मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। एडवांस था ये और पैसे बाद में भी आएंगे। अभी तो आपकी क्रांति पत्रिका बच गई ना, अब जाइए डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या रखा है ये दर दर भटक कर अखबार बेचने में। और अब पैसा आ गया है तो पार्टी भी होगी, जहां पर सनी अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। नेहा ये सोच रही थी कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से बिल को पे करती है, मगर जाते जाते सनी अपने पैसों का रोब झाड़ने के लिए टिप में 500 का नोट रख देता है। वहीं थोड़ी देर बाद में उसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचती है मेघा, वो भी अपने माँ के बताए हुए एक नए लड़के के साथ में। नया लड़का जो कि एक डॉक्टर था, वो मेघा से और बातचीत बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेघा को ये लगता था कि वो एक ऑफिसर, सामने वाला डॉक्टर, दोनों मिलकर के स्कॉलर्स पैदा करेंगे। उसे अपने टाइप का कोई चाहिए था मगर कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए वो इस डेट को जल्द से जल्द खत्म करके जाने लगती है। लेकिन तभी पेमेंट रीचेंज के वक्त उसके हाथ जो 500 का नोट लगता है वो वही नोट था जो कि थोड़ी देर पहले सनी ने बीइंग अ टिप रख दिया था। मेघा तो ऑलरेडी इन नोट्स को इंडिया में बैन करना चाहती थी, इसलिए वो इस करेंसी को लैब टेस्ट के लिए ले जाती है और उसे पता चलता है कि ये नोट तो सैंडविच नोट है, यानी कि सनी का भांडा फूटने वाला था। मेघा को ये पता चल चुका था कि कोई नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस में अच्छी आर्ट के साथ में इन बेहतरीन नोट्स को बना रहा है, उसे जितना जल्दी होगा पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश ब्लैक मनी की मार झेलेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, और अगर आपने उन दोनों को अभी तक नहीं देखा तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि काउंटर फीटिंग अब पूरे देश में फैल चुका है। इंडिया के ही पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में बनी इन नोटों को इलीगल तरीकों से इंडिया में लाया जाता है और फिर इन्हें लोकल पब्लिक में स्प्रेड कर दिया जाता है, जिनके पीछे हाथ है मंसूर दलाल का। और अब इसे रोकने के लिए माइकल और उसकी टीम इंडिया के बेस्ट ऑफिसर्स के साथ एक और बेहतरीन टीम बनाती है, जिनमें इन्हें शामिल करना था कुछ ऐसे करेंसी एक्सपर्ट्स को जो कि नोटों को देखते ही पहचान जाए कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। इसीलिए आरबीआई में एक ज्वाइनिंग ऑफर भेजा जाता है, जिसे मेघा पढ़ लेती है और वो आकर अपने सुपीरियर से बात करती है। उसका सुपीरियर उसे इस टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस काम में बहुत खतरा है, कोई भी कहीं से गोली चला सकता है, जान जा सकती है, इनफैक्ट उनके परिवार वालों को भी बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन मेघा कहती है कि सर मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, मुझे बस इंडिया को काउंटर फीटिंग से बचाना है। और रही बात मेरी यहाँ पर जॉब करने की, तो सर आप टेंशन मत लीजिए ना, बस मुझे करीब 6 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं वहां जाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी, सब गुनहगारों को पकड़ूंगी और वापस से जॉब पर आ जाऊंगी। खैर पहले तो उसका सीनियर नहीं मानता, लेकिन मेघा के फोर्स करने के बाद वो समझ जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लकड़े पर, जो फोन करता है मांझा भाई को और कहता है कि तेरे आर्टिस्ट को बुला, मेरे को एक और उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने का है। मांझा भाई कॉल लगाता है अनीस को और अनीस पहुंच जाता है फिरोज के पास। माइकल इस बात को जानता था कि अगर नकली नोटों को पकड़ना है तो नकली नोटों के बारे में अवेयरनेस भी फैलानी होगी, इसीलिए वो एविडेंस ऑफिस में जाकर करीब 2 लाख ले लेता है और सबसे पहले जाकर उन पैसों से 2 iPhone 14 खरीदता है। खैर 85 हजार का एक था तो 1,70,000 तो वही खत्म हो गए। शेखर का कहना था कि सर ये हम इन पैसों से इन फोन को क्यों खरीद रहे हैं, ये तो वैसे भी नकली नोट है ना। तो माइकल बताता है कि ये मैंने मेरे बेटे के लिए लिया है और एक तुम्हारे लिए लिया है, तुम बेस्ट ऑफिसर हो इसलिए एक तुम्हारे लिए, और मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है और मुझे उसको कुछ तो देना है इसलिए एक उसके लिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है जुगनू बार में, जहां इस वक्त फिरोज और सनी पहुंच चुके होते हैं लकड़े से मिलने के लिए, और लकड़ा उनकी मुलाकात करवाता है मिस्टर दोषी से, जो कि एक MLA हैं, और वो उन्हें 20 करोड़ छापने के लिए कहता है। दोषी की आदत थी कि उसे जिससे भी डील करनी थी वो हमेशा उससे मुलाकात
बात करके ही डील करता था ताकि फेस टू फेस उस इंसान को देख पाए जिसके साथ वो अपना बिजनेस करने वाला है। अब डील मिली है तो काम भी शुरू करना होगा। अब जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो यासिर चाचा उन्हें फिर से रोकते हैं, कहते हैं कि तुमने पहले क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए नोट छापे, फिर खुद के फायदे के लिए नोट छापे और अब एक और इलीगल काम के लिए नोट छाप रहे हो। ये गलत है, तुम्हें इस काम को रोकना ही होगा। मगर सनी के सर पर तो पैसों का भूत सवार हो चुका था और वैसे भी उन्होंने अब तो बड़े बड़े एमएलए के साथ में डील कर ली थी, तो इस कंसाइनमेंट को पूरा तो करना ही था। वहीं सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो कि इस वक्त अपने बेटे के बर्थडे में पहुंच चुका था। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से भी होती है, जो कि इस वक्त उसके बेटे का फाइटिंग ट्रेनर था। इसी के साथ साथ इंटरनली उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड भी बनता जा रहा था। हालांकि ये सारी बातें माइकल को समझ तो आ चुकी थी, मगर वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली ये सारी बातें कह नहीं सकता था, क्योंकि एक तो वैसे भी ऑफिस का प्रेशर, काम का टेंशन, बॉस की गालियां और अब फैमिली का हेडेक। इसीलिए वो घर में आकर भी शराब पीने लगता है। तो उसकी पत्नी उसे घर से निकल जाने के लिए कहती और बोलती है कि दोबारा यहाँ पर आना मत। मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी आदत डलवाना चाहती हूँ, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, उसे माँ बाप का पूरा प्यार देना चाहती हूँ, मगर तुम तो सुनते ही नहीं हो, ना ही घर आते और ना ही हमें टाइम देते हो। तो आज भी आने की क्या जरूरत थी, जाओ यहाँ से निकल जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। इस वजह से माइकल को उस वक्त घर से जाना पड़ता है। फिरोज और सनी को ये बात पता थी कि अगर 45 जीएसएम का पेपर चाहिए तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी होना जरूरी है। इसी के साथ उस पर्सन का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होना भी चाहिए। तो अगर इलीगल काम है तो उसे थोड़ा सा तो लीगल तरीके से करना ही पड़ेगा। इसलिए वो जाकर एक गूंगे को पकड़ कर ले आते हैं, जो कि बुड्ढा होता है, थोड़े टाइम में मरने ही वाला होता है। उसकी आईडी बनवाते हैं, उसके नाम से कंपनी भी रजिस्टर करवाते हैं और कई सारे इंटरव्यूज लेते हैं, क्योंकि रिसेप्शन पर भी तो कोई बैठनी चाहिए ना। वैसे तो कई सारी लड़कियां आती है, किसी का इंटरेस्ट हॉकी होता है, किसी का रीडिंग होता है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है। वहीं एक मराठन आती है जो कि मराठी में बोलने लगती है, लेकिन जब वो अपनी इंग्लिश स्टार्ट करती है तो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में था। हाय दिस इज केसी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था। तो ये लोग उसको फाइनल करके रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं, क्योंकि कंपनी में इंग्लिश बोलने वाली रिसेप्शनिस्ट से ऐसा लगता है कि कंपनी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। और अब जब कंपनी बन चुकी थी तो इसी के साथ साथ अनीस और फिरोज जाकर पेपर कॉन्ट्रैक्टर से 45 जीएसएम के पेपर की डील भी कर लेते हैं। यहाँ नेहा गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात माइकल से होती है। माइकल और शेखर मिलकर उसे अपने अपकमिंग मिशन के बारे में सब कुछ समझाते हैं, जहाँ उसका काम था काउंटर फीटिंग को रोकना। हालांकि इस वक्त माइकल के दिमाग में उन 2000 के नोटों का इंडिया में आने और फैलने से रोकना था, जो कि मंसूर दलाल भेज रहा है। मगर मेघा के माइंड में वो 500 का नोट इस वक्त भी घूम रहा था, जो कि एक नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस से निकाला गया था, मगर उसकी आर्ट बड़ी जबरदस्त थी। इसीलिए वो बिना माइकल की परमिशन के उसी ड्रॉर में से उसकी सील निकालकर सर्च वारंट तैयार कर देती है और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसी रेस्टोरेंट के आसपास के करीब 11 प्रिंटिंग प्रेस में ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है कि आखिर उन 11 प्रिंटिंग प्रेस में से वो कौन सी प्रेस है जहां से सभी नोट छपकर निकल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक करीब 10 प्रिंटिंग प्रेस में घूम लेने के बाद में अब सिर्फ एक आखिरी प्रेस बची थी, जो कि थी क्रांति पत्रिका। जहां एक तरफ तो वो पुलिस ऑफिसर उसी के साथ मेघा क्रांति पत्रिका की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर यासिर चाचा, सनी और फिरोज अपने नोटों के आखिरी बंडल को फिनिश करने वाले थे। सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। अगर ये लोग मशीन को बंद कर देते तो अगली बार अगेन मशीन को चालू करने में 1 घंटा जाता और जो पेपर नोटों के लिए यूज होने वाला होता वो भी कई मीटर तक वेस्ट हो जाता। सनी और फिरोज इस बात का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो फिरोज चाचा को नीचे उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं। फिरोज चाचा भी यहाँ पर पुलिस का काफी अच्छा टाइम वेस्ट करते हैं कि भूत है, अंदर तो आवाजें करता रहता है। इसी के साथ साथ ये तो माधव जी की फैक्ट्री है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाता। प्रिंटिंग प्रेस तो वैसे भी रात को बंद हो जाती है। आप लोगों का यहाँ पर क्या काम है, जाइए सुबह आ जाइएगा, अभी तो सब सोने का टाइम हो गया है, मेरे भी हाथ पैर दुख रहे हैं। मगर भैया पुलिस के सामने कोई भी एड़े चाले नहीं कर सकता, इसलिए वो तो प्रिंटिंग प्रेस को खुलवाई देते हैं। लेकिन वक्त रहते सनी वहां की लाइट्स बंद कर देता है, इसलिए कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता। हालांकि एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर मेघा उन नोटों की कटिंग्स की कतरन तक पहुंच जाती है, जो कि नोटों से निकाली गई थी। सनी को लग रहा था कि अब तो भांडा फूटेगा ही फूटेगा, इसलिए वो पीछे एक पाना लेकर उसके सर पर मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन सडनली मेघा के पास में माइकल का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के सर्च वारंट पर सील कैसे लगा दी, वो भी मेरे ड्रॉर से निकाल के। अब भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो बंद करो और फटाफट से ऑफिस में आओ। वेल यहाँ पर सनी की जान बच गई और इसी के साथ साथ उनकी इस प्रिंटिंग प्रेस में इलीगल वे में नोट छापने का काम भी बच गया। अगर इस वक्त मेघा उन्हें पकड़ लेती तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि
हालांकि इस वक्त रात को काम चल रहा था, लाइटें चालू थी, तो नानू भी नीचे उतर कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो सनी बताता है कि मैंने नानू आपको बताया था ना कि मेरा एक क्लाइंट है और मैंने उसको काम करके दिया, उसको मेरा काम अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा काम और बाकी था इसलिए हम काम कर रहे थे। आप सो जाओ नानू, आप सो जाओ। अब उन्हें अगेन भूलने की बीमारी थी तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। उनके हाथ कुछ 500 के नोट भी लगते हैं, मगर उन्हें लगता है कि ये जरूर एडवांस होगा सनी का, इसलिए वो बिना कुछ कहे उन पैसों को वहीं रखकर सोने चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज इन्हें डिलीवरी करनी थी उन पैसों की महाराष्ट्र से गुजरात में। अब इतने सारे नकली नोट लेकर अगर जाएंगे तो पुलिस तो पकड़ेगी और उसी के साथ धोएगी भी बहुत बुरा। इन्हें इस बात का पता था, इसीलिए इन्होंने जिस बॉक्स में नोट भर के रखे थे उसके ऊपर कुछ फोन डायरेक्टरीज भी रख दी थी। अब पुलिस वाले आकर जब उसका टेम्पो खुलवा कर चेक करते हैं तो उनमें से एक बॉक्स में तो डायरेक्टरी निकल जाती है। तभी पुलिस वाला कहता है कि मुझे दूसरा भी चेक करवा, तीसरा बॉक्स भी चेक करवा। सनी डर जाता है, इसलिए वो उस गाड़ी में रखी बोतलों की टनटनाट की आवाज कर देता है। अब पुलिस वालों का ध्यान नकली नोटों से डायरेक्ट दारू पर आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोग टेम्पो वाले हो, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, चालान तो कटेगा। अब खैर चालान तो कितना ही कटेगा, 6,000 का, उसके साथ 2-3 बोतलें, दैट्स इट। मगर कम से कम 20 करोड़ माल तो बचेगा। और इसी के साथ इनकी ये प्लानिंग काम आ जाती है और ये लोग अपने इस कंसाइनमेंट को पूरा कर देते हैं और फाइनली इस 20 करोड़ की डिलीवरी उसके एक्चुअल क्लाइंट को हो जाती है। और अब तो इन दोनों के पास में ही उन 20 करोड़ से करीब 8 करोड़ रुपए बन चुके थे, तो पार्टी तो बनती है। ये दोनों मस्त एंजॉय करके वापस से प्रिंटिंग प्रेस में आने लगते हैं, लेकिन तब तक इनके नानू को सब कुछ पता चल चुका था। नानू ने इन दोनों को काम से निकाल दिया, इसी के साथ साथ पुलिस की भी धमकी दी और अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को अपना ये काम छोड़ना पड़ता है। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने मेरे इसके पहले एक्सप्लेन करे हुए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को देख लिया होगा। और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि अब देश में काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए पवन गहलोत जी ने मेघा की बात मानते हुए CT 600 को सभी ATM, बैंक और इसी के साथ काउंटिंग मशीन्स में लगवाना शुरू कर दिया है। और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है धन रक्षक, जो कि नकली नोटों को देखते ही पकड़ लेगा और इसी के साथ देश की भलाई भी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइकल और उसकी वाइफ पर, जो कि इस वक्त उसके घर में आया हुआ था अपने बेटे को अपने साथ खिलाने के लिए, क्योंकि काफी दिन बीत चुके थे अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए। उसे अपने बेटे के साथ रहने, घूमने, खाने फिरने का वक्त ही कहाँ मिल रहा था। जहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैंने इसकी मेडिसिन बैग में रख दी है, एक लंच बॉक्स भी बैग में डाल दिया है, कुछ भूख लगे तो खिला देना और दवाइयों को टाइम टू टाइम देते रहने का ध्यान रखना। मगर बाप तो बाप होते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी माइकल अपने बेटे व्योम के साथ निकलता है तो उसे पूछता है, ओए मोमो खाएगा? पास वाले की पाव भाजी बड़ी शानदार है, चल तेरे को वो खिलाता हूँ, आजा। क्या कभी आप अपने फादर के साथ में पाव भाजी, मोमोज और या फिर चाट खाकर आए हैं? और अगर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सच कहूं तो यार मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है, कुछ अपनापन सा लगता है। आई डोंट नो बाकी के मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर कमेंट पर हार्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे, कमेंट्स रीड करते भी होंगे या छोड़ देते होंगे, बट मैं आप सभी के हर एक कमेंट को रीड भी करता हूं और उसको हार्ट भी देता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। क्या पता अच्छा कमेंट हो तो पिन भी हो जाए। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। मार्केट की काफी सारी अनशन चीजें खाने के बाद में व्योम का हो जाता है पेट खराब और जब माइकल उसे घर छोड़ने जाता है तो उसकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि माइकल ने जो मैंने खाना भेजा था वो तो खिलाया नहीं और बच्चे का पेट खराब करवा के लूज मोशन और लगवा दी। सनी, जिसने कि अपने वापस से पोर्ट्रेट बनाने वाली लाइन को पकड़ लिया था, हालांकि सच बोलने पर तो बिजनेस चल नहीं रहा था, इसलिए जब कोई क्लाइंट उससे पूछने के लिए आते हैं कि क्या ये पेंटिंग असली है, तो सनी ने मामूली सी पेंटिंग को भी महंगे असली आर्टिस्ट की बताकर बेचना शुरू कर दिया और फिर जाता है लंच के लिए। तो यासिर चाचा कहते हैं कि मैं तो वैसे भी तेरे चोरी के पैसों के साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर सनी रिप्लाई करता है कि यासिर चाचा, ये मेरे असली कमाई के पैसे हैं, मैंने आज ही पेंटिंग भेजी, बताओ क्या खाओगे? तो वो बन ऑर्डर करते हैं। तो सनी कहता है, यार यासिर चाचा, इतने सालों से बन खा रहा हूँ, आज तो कुछ और खाऊंगा। एक तरफ जहाँ सनी बन से परेशान था, वहीं दूसरी ओर मेघा अपने घर से परेशान थी, क्योंकि रहने के लिए कोई पीजी दे ही नहीं रहा था, फ्लैट के लिए हर कोई मना कर रहा था और खुद के घर से ऑफिस बहुत ज्यादा दूर था। तो ऑफिस की ही एक कलीग सूजन मेघा को अपने घर पर रहने के लिए हामी भर देती है। जब सनी शाम को प्रिंटिंग प्रेस
प्रेस में नानू से मिलने के लिए आता है तो पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस घबराया हुआ था, क्योंकि इस वक्त माधव जी यानी कि सनी के नानू कहीं पर भी नहीं थे। हर कोई बस उन्हें ढूंढने में ही लगा हुआ था और इसी चक्कर में फिरोज और सनी पास ही के पुलिस स्टेशन में नानू के गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचते हैं। मगर एसपी साहब तो सिर्फ शहर के नामी गिरामी और वीआईपी लोगों को अटेंड करने में ही दिलचस्पी ले रहे थे। अब सनी को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो भी अब बेसिकली करोड़पति बन चुका था। तो वह जाकर एसपी साहब पर गरिया देता है कि क्या समझ कर रखा है आपने, तुम लोगों को जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्सेस से ही मिलती है। अब भैया पुलिस पे चिल्लाओगे तो थाने में तो डालेंगे, तो इसी चक्कर में उसे लॉकअप में कैद कर दिया जाता है। वही फिरोज उससे पूछता है कि साले तूने कब टैक्स भरा, तुझे कौन सा आज से पहले 2 नंबर का पैसा मिल रहा था। जिस पर सनी एक बेहतरीन रिप्लाई कर कि तू जो सुट्टा फूकता है ना तो टैक्स भरता है, तू जो दारू पीता है ना उसका पेमेंट करते वक्त भी तेरा टैक्स कटता है, ये जो तू छोटे मोटे रेस्टोरेंट या फिर किसी बार में बैठता भी ना उस पर भी टैक्स लगता है, तो फिर हम क्यों नहीं भरते टैक्स। सब भरते हैं, हर एक इंसान भरता है, सब पर हक है पुलिस वालों से अपने दिल की बात कहने का। एक दिन बीत जाने के बाद में यासिर चाचा आकर इनकी बेल करवाते हैं और बताते हैं कि नानू तो प्रिंटिंग प्रेस की पीछे वाली गली में ही घूम रहे थे। सभी लोग उन्हें वापस से घर ले आए और अभी वो ठीक हैं, चाहो तो उनसे मिलकर आ सकते हो। जिसके बाद फिरोज और सनी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। नानू की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। इस बात को सीरियसली लेते हुए ये तीनों ही पहुंच जाते हैं अगली सुबह इन्हीं के एरिया के एक बेस्ट हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर ने सजेस्ट करती है कि इनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि इस सीरीज के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड का टाइम किलिंग इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चलेगा कि एपिसोड कहां से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। फोर्थ और फिफ्थ थोड़े से ढीले हैं, जहां पर स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, यानी कि पब्लिक को हर एक कास्ट एंड क्रू के साथ बोले तो उन कैरेक्टर से डीप कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला सीन, इस वक्त धनरक्षक के मार्केट में उतर जाने की वजह से पूरे देश में हर जगह पर नकली नोट पकड़े जा रहे थे। अब मेगा और माइकल का तो यही मिशन था। अब कामयाब होने पर ये सभी पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, मगर दारू पीने के बाद पैसा कौन भरेगा? माइकल। उसके बाद पैसे नहीं है। मेगा वो तो खुद ही एम्प्लॉय है, क्या बाकी की टीम मेंबर्स? तो भैया यहाँ पर पेमेंट होती है काठमांडू में पकड़े गए मंसूर दलाल के नकली 2000 वाले नोट। शेखर कहता है कि सर ये तो इलीगल है, इससे पैसे क्यों भर रहे हो? तो माइकल कहता है कि अगर नेता लोग फॉरेन ट्रिप पर जाते तो पैसा कौन भरता है? शेखर बोले गवर्नमेंट। नेता लोग अगर वेकेशन पर जाए तो पैसा कौन भरता है? शेखर बोले गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो पैसा कौन भरना चाहिए? शेखर बोला हाँ सर गवर्नमेंट। तो बस एंजॉय। अब जहाँ कहानी में एक तरफ सनी के नानू यानी कि माधव जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, वहीं दूसरी ओर गाड़ी में ओवरलोड दारू पी के माइकल भाई साहब भी पड़े हुए थे। जहाँ गाड़ी ड्राइव कर रही थी मेगा और को पार्टनर बना हुआ था शेखर। मेगा शेखर से पूछती है कि क्या हर बार पीकर ऐसे ही करते हैं? तो शेखर कहता है कि यार इनकी लाइफ में टेंशन बड़ी ज्यादा है। एक वक्त ऐसा आया था जब मंसूर दलाल को बस पकड़ने ही वाले थे, मगर एक रिपोर्टर ने नकली पैसे खाकर उल्टा माइकल सर पर ही केस ठोक दिया। आज की तारीख में करीब 13 केस चल रहे हैं उनके सर पर। क्या उनकी शक्ल पर तुम्हें बिल्कुल भी शिकन दिखाई पड़ती है? ऑफिस का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम, फिर भी अपने आप को एक मजबूत पहाड़ की तरह रखते हैं माइकल सर। वही सीन शिफ्ट होता है मिडिल ईस्ट में और हम देख पाते हैं के मेनन उर्फ मंसूर दलाल, जिसके पास में उसके इंडिया के खबरी की तरफ से एक नोट आया था, वो भी 500 का, जिसे कि बनाया था खुद सनी ने। एक जौहरी की आंखों से कोई भी चमकदार चीज बच नहीं सकती, इसीलिए मंसूर उन्हें कहता है कि जाओ पकड़ कर लाओ इन्हें कि किसने बनाया नोट। और अब तो उसकी पूरी टीम सनी और फिरोज को धो पीट कर ले आती है मिडिल ईस्ट, यानी कि कहानी का वो सीन जो कि हमने शुरुआत में देखा था। खैर अब सनी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो 500 का नोट उसी ने बनाया है। इस बात को सुनकर मंसूर खुश होता है और उसके साथ डील करने के लिए एक ऑफर रखता है कि देख सनी तू स्मार्ट बहुत है, तेरे पास दिमाग काफी तेज है, तू आर्टिस्ट बड़ा शानदार है, मगर तेरे को सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ऊपर से जो पेपर यूज करता है वो भी लोकल है। तो क्यों ना तेरी मेहनत और मेरा पैसा दोनों मिलकर इस कारोबार को और बढ़ाएं, तू भी खुश और मैं भी खुश। लेकिन ध्यान रखना अगर मेरा हाथ नहीं मिलाएगा तो तेरी फैमिली पर मेरी बंदूक ऑलवेज टिकी हुई है। चल तुझे सोचने के लिए एक दिन देता हूँ, सोच के बता। और जाते जाते वो उसे एक नया टी शर्ट भी दे देता है। घर आते वक्त जब फिरोज और सनी बात करने लगते हैं तो फिरोज तो सनी को साफ मना कर देता है कि मैं इसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ पर सनी का कहना था कि भाई मेरी बात सुन, अगर काम नहीं करेंगे तो फैमिली को जान से मार देगा वो। वैसे भी यार काम करने में बुराई क्या है, जिंदगी तो वैसे ही झंड है, कुछ पैसा अगर छाप लेंगे तो प्रॉब्लम ही क्या है। और वैसे भी मशीन उसकी, प्रिंटिंग का खर्चा उसका, हमें तो डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर दिक्कत क्या है। और इसी के साथ ये दोनों अपना मन बना लेते हैं इस काउंटर फीटिंग
को देश में फैलाने का। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called Farzi। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि अब जॉर्डन में सनी और फिरोज मिलकर मंसूर दलाल के लिए 2000 के नकली नोट बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पहले उनकी बारीकी से स्केचिंग करी जाती है, फिर आरबीआई की एक नोटों की नंबरिंग करी जाती है और उसके बाद उसे छपाई के लिए डाल दिया जाता है। और जब उसका फाइनल आउटकम आता है तो उसे देखकर मंसूर इन दोनों के ही काम से बहुत खुश होता है, क्योंकि अब तो उसके पास ऐसे नोट आ चुके थे जो कि इंडिया में धनरक्षक यानी कि CT 600 को भी मात दे सकते थे। इन दोनों के ही काम की तारीफ करी जाती है और इसी के साथ साथ इन्हें बिजनेस पार्टनर भी बना लिया जाता है। खैर अब तो मंसूर दलाल ने उस डिजाइन से काफी सारे नोटों की छपाई करवा ली थी, तो यहाँ पर इन दोनों का फिलहाल के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए ये इन दोनों को ही वापस इंडिया भेज देता है। मगर जाने से पहले अपने 2 अजीज दोस्तों से भी मिलवाता है, जिनका नाम था बिलाल और जीतू काका। बिलाल जो कि नोटों की डिस्ट्रीब्यूटिंग और सप्लाइंग को देखा करता था, वहीं जीतू काका अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल करते थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, जहाँ पर माइकल और उसके जासूस उसे छिपी हुई इंफॉर्मेशन दे डालते हैं कि अब मंसूर दलाल का एक और लॉट इंडिया में आने वाला है, यानी कि काउंटर फीटिंग का सिलसिला अगेन शुरू होने वाला है। जिस पर माइकल ये बात की इंफॉर्मेशन अपनी पूरी टीम को भी दे देता है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है सनी और नानू पर, जो कि इस वक्त भी उन नकली नोटों की छपाई के चक्कर में आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। सनी नानू को समझाता है कि ये सब कुछ इस क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए ही उसने किया था, मगर नानू का कहना था कि अगर ये सब कुछ तुम सही रास्ते पर चलकर करते तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता। खैर यहाँ सनी अपने नानू को तो समझा नहीं सकता था, मगर यासिर चाचा जो कि उसकी हर बात समझते थे वो उनके पास जाता है, जहाँ पर यासिर चाचा का कहना भी यही था कि मैं जानता हूँ कि आजकल तुम इस काम को और भी ज्यादा सीरियसली लेने लगे हो, और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुमने किसी बड़े क्लाइंट के साथ डील कर ली है। जितना जल्दी हो सके इस काम को छोड़ दो, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और नानू की खराब हालत के चलते उन्हें अगेन हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, जहाँ पर नर्स का कहना था कि अब तो इनकी सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। वो शहर के एक बड़े सर्जन से बातचीत कर लेती है इस बारे में, मगर उनका रिप्लाई आना रेयर था, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल केसेस ही लिया करते थे। माइकल जो कि कॉल लगाता है पवन गहलोत जी को और बताता है कि मैंने काउंटर फीटिंग की एक बड़ी इंफॉर्मेशन पाई है और मैं चाहता हूं कि उस पर आप मुझे आर्मी फोर्सेस का सपोर्ट दे दें। गहलोत जी को लग रहा था कि धनरक्षक के इंस्टॉल हो जाने के बाद में नकली नोट तो इंडिया में आएंगे ही नहीं, मगर ये तो उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। खैर एक तरफ तो इलेक्शंस के आने का टेंशन और दूसरी तरफ माइकल जो कि हर वक्त कभी टीम मांगता है, कभी आर्मी फोर्स मांगता है, कभी ब्लैकमेल करता है, तो गहलोत जी तो ऑलरेडी परेशान। वेल फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि वो माइकल को आर्मी फोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नागालैंड में और यहाँ माइकल आर्मी फोर्सेस को बताता है कि मुझे ये खबर मिल चुकी है, मंसूर दलाल का राइट हैंड बिलाल मिडल ईस्ट से आज ही इंडिया आने वाला है और अब उसके नकली नोटों की डील यहीं से होगी, यानी कि वो यहाँ से काउंटर फीटिंग करने वाला है। वहीं बिलाल भी अब इंडिया आ चुका था, जो कि अपने खास आदमी के साथ बैठकर एक सीक्रेट सेफ हाउस पर पहुंचने की कोशिश करता है, मगर उस बीच उसे हल्के हल्के इंट्यूशंस हो रहे थे कि ये रास्ता सेफ नहीं है। जबकि उसका पार्टनर बताता है कि वो कई बार इसी रास्ते से आता जाता रहता है, पुलिस वालों को तो ये रास्ता मालूम भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आर्मी फोर्सेस घात लगाकर बैठी थी कि जैसे ही बिलाल यहाँ से गुजरेगा हमारी पूरी टीम उस पर अटैक कर देगी। मगर रास्ते के बीच में ही बिलाल गाड़ी रुकवा देता है और कहता है कि मुझे ये आगे जाने वाले निशानों को चेक करना है, और जब वो उन्हें चेक करता है तो उन्हें पुलिस की जिप्सी और आर्मी जिप्सी के निशान दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब साफ था कि कोई तो उसे जान से मारना चाहता है, इसीलिए वो मौका रहते वहां से भागने की कोशिश करता है। अब ये एरिया आर्मी वालों के अंडर नहीं आता था, इसी वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। जबकि माइकल का कहना था कि हम बस बिलाल को पकड़ने ही वाले हैं, बस थोड़े से सोल्जर्स मुझे दे दो और मैं खुद जाकर उसको पकड़ लूंगा। मगर लाख समझाने के बावजूद भी आर्मी उसकी कोई हेल्प नहीं करती, इसीलिए वो इलीगल वे में खुद ही उनकी गाड़ी उठाकर बिलाल को पकड़ने पहुंच जाता है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीक्वेंस आता है, इसी के साथ साथ काफी गोलीबारी भी होती है, जहां पर बिलाल के लोग भी मारे जाते हैं और आर्मी के लोग भी घायल हो जाते हैं। और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सभी मिलकर बिलाल को पकड़ लेते हैं। जब ये खबर मंसूर दलाल तक पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बिलाल तो उसका राइट हैंड था जो कि इंडिया में इनकाउंटर फीटिंग की डीलिंग किया करता था। तभी इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था सायरा, जो कि हाई कमांड से आई थी। और अब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सिर्फ मंसूर
मंसूर दलाल ही नोटों की अदला बदली का बड़ा किंग नहीं बल्कि हाई कमांड है, यानी कि कहानी का थेनोस अभी रिवील होना बाकी था। सायरा का कहना था कि हमारे पास काउंटर फीटिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा पड़ा है स्टॉक में और हाई कमांड चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उसे इंडिया में रिलीज कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये काम किसी और को दिया जाएगा। वेल, इस काम के रूल तो तुम जानते ही हो, जब कोई इंसान काम नहीं कर पाता तो उसे खत्म भी कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। तो मतलब साफ है, या तो काम करके दो और या फिर ऊपर पहुंच जाओ। जिस पर मंसूर उसे विश्वास दिलाता है कि मैं ऑलरेडी बिलाल का रिप्लेसमेंट ढूंढ चुका हूं, जो कि अब गोडाउन में पड़े सभी काउंटर फीटिंग नोट्स को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इंडिया में माइकल बिलाल के साथ इंटेरोगेशन करता है और वो फनी सीन भी आता है जो हमने कई बार इसके ट्रेलर्स में देखा है। बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, मसाज मसाज एंजॉय एंजॉय। खैर, वो एक नाकाम कोशिश थी माइकल की उससे पूछताछ करने की, जहां पर बिलाल उसे कुछ नहीं बताता। तो गुस्से में आकर माइकल उसी के पैर पर गोली मार देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ इस वक्त सर्जरी के लिए बड़े डॉक्टर मान चुके थे। सनी का ये सोचना था कि जो डॉक्टर कभी किसी को वक्त नहीं देता वो मान कैसे गया, और यहाँ रिवील होता है कि उस डॉक्टर को मनाने के लिए खुद मंसूर दलाल ने सिफारिश करी थी। यूजुअली मंसूर दलाल कभी मुंबई में नहीं आता। अगर वो मुंबई में आया है इसका मतलब कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। वो सनी के साथ एक साइड मीटिंग करता है और बताता है कि मेरा खास आदमी बिलाल पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। अब न जाने उसने कितना पुलिस को बका होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक करी होगी, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम तो वर्स्ट सिचुएशन समझ के चलते हैं कि उसने पुलिस को सब कुछ बक दिया होगा। अब गोडाउन में स्टॉक सड़ रहा है, मार्केट में माल तो निकालना ही पड़ेगा। जिस पर सनी कहता है कि क्या ये काम आपका मैं कर दूं, क्योंकि उसके लिए उसके नानों की जान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि मंसूर दलाल की वजह से बच गई थी और यही रीजन था कि वो मंसूर दलाल का राइट हैंड बन जाता है। माइकल इस वक्त बिलाल से मिलने के लिए आया था और कहता है कि देख भाई, तेरी टीम भी तुझसे पल्ला झाड़ चुकी है। अगर हम तुझे छोड़ भी दे या फिर तू यहाँ से भाग जाए तो तेरी टीम ढूंढकर तुझे मार देगी ताकि तू कोई और इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सके। तो अभी तेरी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह है, ना ही घर का और ना ही घाट का। तो इससे बेटर सोल्यूशन यही है कि तू हमारी मदद कर, हमें इन्फॉर्मेशन दे और हम तुझे तेरी सजा कम करवा देंगे। इस बात को बिलाल भी समझ जाता है और वो माइकल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में, जहां पर सनी मिलने के लिए पहुंचा होता है मेघा से और बातों ही बातों में वो उससे दोस्ती कर लेता है। और इसका मेन रीजन था कि मेघा एंटी काउंटर फीटिंग टीम में थी। अगर साफ शब्दों में बताऊं तो दुश्मन की खोज खबर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहले उससे दोस्ती बढ़ाता है, फिर उससे कुछ दिन यूं ही मिलता है और उसे पता चलता है कि अभी मेघा को रहने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो सूजन के घर पर भी ठीक से एडजस्ट नहीं हो रही है, इसीलिए वो अनीस को कॉल करके एक बढ़िया सोसाइटी में एक पॉश फ्लैट उसे दिलवा देता है। होता तो रेंट पर ही है। खैर, मुंबई में अच्छी जगह पर अच्छा फ्लैट मिलना किराए पर बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ मेघा सनी की काफी ज्यादा थैंकफुल हो जाती है और इसी बीच मौका पाकर वो उसका फोन ले लेता है और कहता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है और वहीं सीएमडी कमांड लगाकर अपने मोबाइल से उसका मोबाइल पूरी तरीके से हैक कर लेता है ताकि इस काउंटर फीटिंग टीम की सारी इंफॉर्मेशन मंसूर दलाल और हाई कमांड तक पहुंच सके। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। और वो मेरा फेवरेट क्यों है वो तो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। So now without wasting any time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम जॉर्डन का सीन देख पाते हैं, जहां इस वक्त मंसूर दलाल और सनी बैठकर अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे कि आखिर कैसे इतने बड़े स्टॉक को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बिलाल जो कि इनका खास आदमी था अब इनके साथ नहीं था। और वैसे भी मंसूर के सर पर मौत की तलवार लटक रही थी, क्योंकि अगर उसने जल्द ही स्टॉक खाली नहीं किया तो हाई कमांड उसके मौत के फरमान जारी कर देंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो कि इस वक्त एक लॉयर से बातचीत कर रहा था और इन दोनों का ही मेन टॉपिक था डाइवोर्स, क्योंकि माइकल की बीवी ने डाइवोर्स लेने के लिए एक लॉयर को हायर किया था जो कि पुख्ता सबूतों के साथ इस डाइवोर्स को कंप्लीट करवा देना चाहती थी। लेकिन माइकल शहर के एक और बड़े वकील के साथ बातचीत करके उसकी दलीलों को खारिज करवा देने के लिए इस वकील की हेल्प चाहता था। जिसके बाद माइकल एक सेफ हाउस में पहुंचता है और उसकी मुलाकात बिलाल से होती है। खैर, अब तो बिलाल ने भी मंसूर का साथ छोड़कर पुलिस वालों के साथ हाथ मिला लिया था, जहां पर वो माइकल से कहता है कि मंसूर का एक बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में आने वाला है। तो माइकल कहता है कि तुम्हारा बड़े कंसाइनमेंट से क्या मतलब है, जिस पर बिलाल कहता
बताता है कि उस बड़े कंसाइनमेंट का मतलब है 12,000 करोड़ नकली नोट। ये सुनकर तो माइकल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है सनी और मेघा पर, जो कि अपना टाइम स्पेंड करने के लिए लंच पर आए थे। अब जहाँ एक तरफ तो उनकी कैजुअल बातें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मेघा के पास में मैसेजेस आते हैं एंटी काउंटरफीटिंग टीम की तरफ से, और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मंसूर दलाल का एक बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में आने वाला है। और अब क्योंकि सनी ने उसके फोन को हैक कर लिया था, तो वो भी उसके सारे मैसेजेस रीड कर रहा था। खैर, दोस्ती और काम भी कितनी अजीब चीजें हैं ना, ना ही चैन से खाने देती है और ना ही चैन से जीने देती है। एक तो काफी टाइम बाद सनी के लाइफ में कोई नया आया था, लेकिन इस काम के चक्कर में सनी को उसे भी डिच करना पड़ रहा था। मेघा उससे कहती है कि मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा, कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। और जब वो ऑफिस जाती है तो माइकल कहता है मंसूर अपना एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में लाने वाला है, उसमें इतना पैसा है कि ये पूरा कमरा भर जाएगा। उस पैसे को इंडिया में लाने के लिए सिर्फ 3 ही जगह हैं, या तो रोड, या फिर पोर्ट, और या फिर एयरपोर्ट। तो हमें सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, और हर जगहों पर जहां से भी इंडिया में इलीगल माल या पैसा या फिर कुछ भी आए, उस जगह पर नाकाबंदी कर देनी चाहिए। और अब यहाँ से आने लगता है कहानी में ट्विस्ट और मजा, क्योंकि जहाँ एक तरफ सनी और मंसूर मिलकर के उन रुपयों को इंडिया में कैसे लाया जाए इस बात की प्लानिंग लगाते हैं, वहीं उन्हीं का ही कोई मुखबिर जो कि पुलिस वालों से मिल चुका था, वो ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है। अब यहाँ जैसे ही मंसूर कोई एक प्लेस सेलेक्ट करता है कि हम इस छुपे हुए रास्ते से अपना पैसा ले जाएंगे, वहीं अगले दिन माइकल अपनी टीम को वहां भिजवा देता है और वहां पर नाकाबंदी लगवा देता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, जहां पर काफी सारे प्लेसेस डिसाइड होते हैं और फिर रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं, जिस पर अब सनी अपना दिमाग लगाता है और मंसूर को एक आइडिया देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं इंडिया के काफी सारे शहरों में छोटी छोटी चोरियों को पकड़ता देख पाना। यानी कि यहाँ पर कम अमाउंट में करीब 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ के काउंटर फीटिंग नोट्स को पकड़ा जा रहा था। खैर, 20 करोड़ भी कम नहीं होता, मुझे मिल जाता तो उसे बैंक में डालकर हर महीने 20 लाख का ब्याज खाता। खैर, आपके पास 20 करोड़ आते तो आप लोग क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, मेघा को इस बात का पता चल गया था हमने इस वक्त जो भी नोट्स पकड़े हैं ये नए माल वाले हैं ही नहीं। इन नोटों को तो धनरक्षक यानी कि CT-600 सेंसर भी पकड़ सकता है। इसका मतलब ये मंसूर का पुराना काठमांडू वाला माल है। तो अगर इतने टाइम से हम लोग नकली नोटों को पकड़ रहे हैं तो फिर असली नोट कहाँ है? यहाँ सीन शिफ्ट होता है सनी और फिरोज की तरफ, जो कि इस वक्त एक शिप की डील करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उसका वजन ही इतना था कि अगर उसे एयरपोर्ट यानी कि प्लेन से लाया जाए तो प्लेन की भी हवा निकल जाए, और अगर बाय रोड ट्रकों से लाया गया तो पुलिस वाले तो वैसे भी समझ जाएंगे कि इतना सारा माल आ रहा है, यानी कि वो नोट इंडिया में आ चुके हैं। तो शिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस बिग कंसाइनमेंट। अब इंडिया में तो सारे के सारे शिप्स रजिस्टर थे जिनमें लाने ले जाने वाले माल को पूरा ट्रैक किया जाता था, इसलिए इन्हें कुछ जुगाड़ लगाना था। वहीं इन्हें एक रशियन शिप के बारे में पता चलता है, जो कि एक रशियन सोल्जर का था, जो कि आज से कई साल पहले वेपन्स को इलीगल वे में इंडिया से लाता ले जाता था। ये दोनों इससे मिलने के लिए एक बार में पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये एक मीडिएटर थी, इसे रशियन भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, जो कि इन दोनों की ही डील क्रैक करवाने में इनकी हेल्प करती है, और वो डील होती है $1 लाख में, यानी कि इंडिया के करीब 85 लाख रुपए। बहुत पैसा यार। खैर, उतने का तो तेल भी लग जाएगा। ओके, सो बिना तेल की फिक्र किए फिरोज महाराज चढ़ जाते हैं उस शिप के टॉप फ्लोर पे और जाकर मस्त टाइटैनिक का पोज दे डालते हैं, क्योंकि उनके ये 12,000 करोड़ 3 बड़े बड़े कंटेनर्स में उस रशियन शिप में चढ़ चुके थे। और अब बारी थी इंडिया में धूम मचाने की। मगर धूम मचाने से पहले सनी की लगी पड़ी थी, क्योंकि उसने पहले कभी शिप में इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया था। तो वो लड़की आकर उसको एक पिल देती है, बोलती है खा ले, मस्त हो जाएगा। और वो पिल थी एक ड्रग्स की, जिसे लेते ही उसको तो नशे चढ़ जाते हैं और वो जाकर के सो जाता है। अब यहाँ जमाल उसे कॉल पर कॉल लगाता है। उसे हर 2 घंटों में कम्युनिकेशन करना था, मगर उसकी नींद शाम को खुलती है, जहाँ से ये पता चलता है कि गुजरात में तुम्हें इस शिप को नहीं लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले खड़े हैं और हर किसी जहाज की चेकिंग कर रहे हैं। अगर ये पैसा उनके हाथ लगा तो समझ लो सबका खेल खत्म। चाहे तो उस शिप को किसी और पोर्ट पर उतारो या फिर उसे समुद्र के बीच में खड़ा कर दो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुजरात में ये शिप नहीं आना चाहिए। जिस पर सनी भागते हुए सोल्जर के पास जाकर कहता है कि जहां हमें इस शिप को लैंड करवाना है हम वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर ऑलरेडी पुलिस खड़ी है, हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। लेकिन सोल्जर कहता है कि उतना तो शिप में तेल ही नहीं है। सबके चेहरों पर हवाइयां आ चुकी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मूवमेंट पर करे तो क्या करे। जहां वो सोल्जर
मैनेजर ही इन्हें एक बेस्ट आइडिया देता है और ये सभी उन तीनों कंटेनर्स को जिनके अंदर करीब 12,000 करोड़ पड़े हैं उन पर एक जीपीएस लगाकर जहां वो खड़े थे पानी के तल में छोड़ देते हैं और शिप को पूरी तरीके से खाली करके मुंबई के बीच पर छोड़ देते हैं। और जब ये शिप मुंबई के लोगों के सामने आता है कि आखिर खुले बीच पर इतना बड़ा शिप कैसे आ गया, ऐसे तो पोर्ट पर जाना चाहिए, तो सारी पुलिस वहां पर इकट्ठा हो जाती है। ये बेसिकली इनकी चाल थी पुलिस वालों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की और इनमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। रात को जब शेखर और माइकल इस शिप को देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि आखिर कौन इसमें तेल डालकर एक देश से दूसरे देश भेजने की जुर्रत करेगा और फिर यूं ही छोड़ देगा। तब माइकल को समझ आता है कि अगर शिप यहाँ आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा माल भी इंडिया में आया है और माल तो एक ही था, 12,000 करोड़ काउंटरफीटिंग नोट्स। और यहाँ इस एपिसोड का प्लॉट रिवील होता है जहां हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि रात को छोटे छोटे शिप्स की मदद से ये सभी उन जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करके अपने उन कंटेनर्स को लोड करवा करके एक सेफ हाउस में चले जाते हैं, वो भी पुलिस वालों से बिना पकड़वाई के। अब जहां एक तरफ माइकल अपने सर पर हाथ धरकर ये सोचने पर मजबूर था कि वो पैसा गया कहां, वहीं फिरोज और सनी नोटों के पहाड़ पर बैठकर हंस रहे थे क्योंकि पुलिस वालों का इससे बड़ा आज तक पहले कभी नहीं कटा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called Fuzzy और आज हम इसके सीजन फर्स्ट के 7th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस वेब सीरीज, जिसके बाद में एक आखिरी एपिसोड और बचा है और ये प्यारी सीरीज हमें अलविदा कर जाएगी। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन्हीं में से इसकी शुरुआत करते हैं जहां हम देख पाते हैं वो सीन जिसे हमने कई बार इस सीरीज के ट्रेलर में देखा है, यानी कि पैसा ही पैसा, जहां शाहिद कपूर नोटों के बिस्तर पर सो जाता है और फिरोज जाकर अपनी मनपसंद हमर खरीदता है और इसी के साथ साथ इन लोगों ने अब तो 4-4 करोड़ के बड़े बड़े फ्लैट्स भी खरीद लिए थे और फिर निकलते मस्त पार्टी करने के लिए दारू शारू क्लब वगैरह, जहां इनका साथ निभाने के लिए अनीस भी पहुंच जाता है। पर्सनली इस सीन को देखकर तो मुझे बदमाश कंपनी का वो सॉन्ग याद आ गया, हद से बड़ी है ये अय्याशी, सर पर चढ़ी है ये अय्याशी, हम पर यारा जच रही है ये अय्याशी ये अय्याशी। खैर, जहां एक तरफ पार्टी का माहौल था वहीं दूसरी तरफ सत्ता में गर्मा गर्मी चल रही थी क्योंकि मिनिस्टर साहब पर उंगलियां उठ रही थी कि आखिर वो नकली पैसा इंडिया में आया तो कैसे आया, क्या पुलिस वाले सो रहे थे जब ये सब पैसा इंडिया में आ रहा था। अब गुस्से में आया गहलोत सीधा जाकर माइकल पर चढ़ जाता है और उसकी पूरी टीम को अल्टीमेटम दे देता है कि जितना जल्दी हो सके इन सालों को पकड़ो और इस काउंटर फीटिंग को यहीं खत्म करो। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्रांति पत्रिका में, जो कि इस वक्त ऑनलाइन आ चुकी थी iKranti.in के नाम से। नानू का तो वैसे भी ये सपना था कि जिस समाचार को वो कागजों में अखबारों में बेच रहे थे वो घर घर जाए और अब तो ऑनलाइन भी हो जाए, और अब फाइनली उनका ये सपना पूरा हो चुका था जिसमें मदद करी थी सनी ने। इंसान जब गलती करता है तो उसे उसका पछतावा होता है और अगर पछतावे के बाद में वो अपना बुरा काम छोड़ करके सही राह पर निकल जाए तो बड़े बड़े जो उससे उखड़े हुए होते हैं, रूठे हुए होते हैं, वो भी मान जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही एक सीन नानू और सनी के बीच में दिखाया जाता है जो कि अब अपने पुराने गिले शिकवों को छोड़कर अगेन एक नई लाइफस्टाइल को शुरू कर चुके थे, जहां पर इन दोनों ही स्केचर्स के बीच में कंपटीशन होता है। एक तरफ नानू एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं सनी की, वहीं सनी अपने अपोजिट अपने नानू की ही ड्राइंग बनाता है, लेकिन अब क्योंकि सनी की ड्राइंग अच्छी थी तो वो उसमें जीत जाता है और यहाँ हमें इन दोनों के ही बीच में एक हैप्पी मोमेंट दिख जाता है। वहीं गहलोत जी माइकल पर चढ़ चुके थे, बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और निष्कासित यानी कि टर्मिनेशन कर देने की बातें करते हैं। माइकल कहता है सर थोड़ा टाइम और दे दो मेरे को, मैं करके दूंगा, पर कर दूंगा, डोंट वरी। यासिर चाचा जो कि इस वक्त सनी और फिरोज के पास आए थे, वो जानते थे कि इन्होंने ये सारी कामयाबी नकली नोटों को छाप करके कमाई है। वो अगेन अपनी पुरानी रट लगाते हैं और इन दोनों को इस काम को छोड़ देने के बारे में कहते हैं, मगर इस बार सनी को लिटरली गुस्सा आ जाता है और वो यासिर चाचा को ही इस काम से निकल जाने के बारे में कहता है और ये भी कह देता है कि आपने वैसे भी क्या किया है, स्केच हमारा था, डिजाइन हमारा था, आइडिया हमारा था, खाली आपने नोटों को सुखाने में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में ही तो थोड़ी सी हेल्प करी थी, और वैसे भी आप तो गरीब हैं, आपको तो गरीबी में जीने की आदत हो चुकी है, मगर हमारे तो कुछ सपने हैं, आगे हमारी भी तो जिंदगी है, क्या हम उसे जिए ना। वेल, यासिर चाचा तो सुनकर ये सारी बातें निकल जाते हैं, मगर फिरोज उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और अब तो लग रहा था मानो कि अब सनी की टीम में सिर्फ सनी ही बचा है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे कोर्ट में, जहां पर आज माइकल और उसकी वाइफ का डाइवोर्स था। सारे के सारे सबूत माइकल के खिलाफ थे, इसीलिए जज भी इस डाइवोर्स को
पुख्ता करार दे देती है और इनका डाइवोर्स हो जाता है। रास्ते में जाते वक्त माइकल अपनी बीवी के पास जाकर उसे समझाता भी है कि प्लीज अगर हो सके तो हम इंटरनली सारे क्लैशेस को सॉर्ट करके अगेन एक नई लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अब उसकी वाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस उससे अपना पिंड छुड़वा कर जाना चाहती थी। गुस्से में आया माइकल अपने लॉयर को बहुत सुनाता है, बहुत गालियां देता है। इसी के साथ साथ आसपास खड़ी पब्लिक को भी बोल देता है कि ये वकील इसको हायर नहीं करने का, इसको कुछ नहीं आने का। खैर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देख पाते हैं सनी और मेघा को, जो कि इस वक्त अपने नए घर में, मतलब होता तो किराए का ये, लेकिन वहां पर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी घर के सामानों को जमाते वक्त उसके हाथ एक बॉक्स लगता है जिसके अंदर कुछ सिक्के और नोट्स पड़े थे, जिस पर मेघा बताती है कि हाँ मुझे करेंसी कलेक्ट करने का शौक है। मेरे फादर नेवी में थे और जिस भी देश जाते वहां से वहां की करेंसी ले आते, तो मैं तब से उन्हें कलेक्ट कर रही हूँ। इसी के साथ साथ वो सनी को उसका एक छोटा सा एनवलप भी दिखाती है जिनमें उन देशों के नकली नोटों की छपाई थी जो कि एज अ काउंटर फीटिंग में ही काउंट होते हैं। सनी पूछता है कि क्या इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी काउंटर फीटिंग होती है, तो मेघा कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, चोर के खाली हमारे भारत में ही भरे हैं, पूरी दुनिया में चोर भरे पड़े हैं। मगर सनी आजकल इन सभी नोटों में से मेरा सबसे फेवरेट नोट है ये 500 का नोट। इसे जिसने बनाया ना, ही इज जस्ट एन आर्टिस्ट। सनी तो मन ही मन हंस रहा था क्योंकि वो नोट तो उसी ने बनाया था। खैर यहाँ से निकलने के बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और रात को इनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होता है। और अब आता है वो पॉइंट जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टोरी ही पलट जाती है। सनी प्यार के चक्कर में मेघा के फोन से CMD कमांड हटाकर उस फोन को नॉर्मल प्रोसेस में डाल देता है, यानी कि अब उसे सामने से क्या मैसेजेस आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा और मंसूर दलाल तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। और ये कांड सिर्फ और सिर्फ हुआ था फिरोज की वजह से, क्योंकि मेघा के फोन हैक हो जाने के बाद में इन दोनों के जो पर्सनल मैसेजेस होते थे वो भी फिरोज देखता था। मरवा दिया ना प्यार ने। अच्छी भली करोड़ों की डील आई हुई थी। खैर आप इस पॉइंट पर होते तो क्या करते? क्या करोड़ों की डील के लिए उस कमांड को अपनी महबूबा के फोन में रखते, या फिर अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए किसी और तक वो सारी इंफॉर्मेशन न जाने के लिए उसे अनब्लॉक कर देते? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि मेघा को पता चल गया होता है कि वो जो 500 का नोट और अभी जो मार्केट में 2000 का नोट आया है उन दोनों का क्रिएटर सेम है, क्योंकि नोटों पर किए गए स्केच और इसी के साथ साथ बारीकियां बहुत हद तक मैच करती हैं। अब क्योंकि एंटी काउंटर फीटिंग टीम ने ऐसे 500 के और भी नोट पकड़े थे जिनमें बड़ा हाथ मारा गया था MLA दोषी के घर पर, जहां से इन्हें 20 करोड़ मिले थे। वेल ये वही दोषी था जिसने लकड़े को बुलवाकर अपना ये 20 करोड़ का नकली नोटों का माल छपवाया था। अब इससे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए माइकल सीधा इसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम वैसे भी पुलिस की नजरों में हो और तुम्हारा 20 करोड़ का माल भी सीज हुआ है। खैर हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए और ना ही हम तुमको जेल में डालने वाले हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस बंदे से तुमने इन पैसों की डील करी उसे वापस से एक बार मिलने के लिए बुला लो, उसके बाद में हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। जिसके बाद दोषी कॉल लगाता है लकड़े को, लकड़ा कॉल लगाता है मांझा भाई को और मांझा भाई कॉल लगाता है अनीस को। अनीस पहुंचता है फिरोज के पास में और फिरोज जाता है सनी के पास में। वाह क्या नेटवर्क है। अब यहाँ से कहानी में मजा आता है क्योंकि ये पूरा कॉल कॉन्फ्रेंस पर चल रहा था। कहानी के दो मेन लीड यानी कि सनी और मेघा जो कि इस वक्त बैठ करके लंच कर रहे थे, वहीं इन दोनों की ही बैकहैंड टीम अलग अलग आपस में कॉल कर रही थी। यानी कि दोषी को पैसा चाहिए था और वो फिरोज से बात कर रहा था, जबकि इस कॉल को माइकल भी सुन रहा था और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेघा तक भी जा रही थी। एक दोस्त की तरह साथ में बैठकर एक टेबल पर खाना खाते वक्त भी दो अलग अलग दुश्मन दिखाई दे रहे थे ये हम व्यूअर्स को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्डन में और हम देख पाते हैं सायरा को, जो कि इस वक्त मंसूर दलाल से मिलने के लिए आई थी और इसी के साथ साथ उसे धमकी भी देकर जाती है कि अगर तुमने उन नोटों को जल्दी ही इंडिया में रिलीज नहीं किया तो हाई कमांड तुम्हें खत्म कर देगा। माइकल जो कि परेशान अपने घर पर बैठकर सिर्फ मैगी खाता था, सुट्टे फूकता था, उसी के फ्लैट में उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है। दोनों की ही बीच में कुछ इमोशनल बातें होती है जो कि स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट के लिए थी। पर खैर ये सीन नहीं भी होता तो भी चलता है, लेकिन डायरेक्टर की डिमांड थी इस वेब सीरीज में हर किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप दिखाना है तो दिखा दिया। मुंबई सेफ हाउस जहां पर रखा गया था 12,000 करोड़ के नकली नोटों का माल, जिसे चेक करने के लिए खुद मंसूर दलाल आ चुका था और वो पकड़ लेता है उस मुखबिर को जो कि अभी तक पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। इस वक्त सनी और फिरोज भी वहां खड़े थे और उन्हीं की आंखों के सामने मंसूर दलाल उसे गोली मार देता है और ये कहकर जाता है कि मुझे सबकी खबर है, कौन कहां क्या कर रहा है मुझे सब पता है और तुम लोगों के बारे में भी पता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड
एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यस, हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द न्यू रिलीज्ड वेब सीरीज कॉल्ड फर्जी। और आज हम इसके फिनाले यानी कि 8th एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। गूज़बम्स, एक्शन और इसी के साथ साथ सस्पेंस से भरा ये शो आज हमें अलविदा करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इतने बढ़िया शो के अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं अभी तक भी, तो मैंने उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में वेब सीरीज तो काफी सारी आती है, मगर दमदार स्टोरी लाइन और कड़क विजुअल्स के साथ में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कम ही देखने को मिलते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सनी को देख पाते हैं उसके एक कबीर सिंह जैसा लुक, जो कि अब तैयार था 100 करोड़ की डील करने के लिए एमएलए दोषी के साथ में। फिरोज उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि आज तो थोड़ा बीमार लग रहा है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, जिस पर सनी कहता है कि यार मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्या ये डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तो फिरोज को भी लालच आ चुका था और उसने कहा कि जब तुझे जरूरत थी तो तूने इन सभी कामों को किया, और आज जब हमें जरूरत है, मुझे जरूरत है, तो तू मना कर रहा है, ये डील तो होकर ही रहेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां हम देख पाते हैं कि डाइवोर्स फाइनलाइज होने वाला था, क्योंकि लास्ट टाइम जज ने डेट्स दे दी थी कि इस मुकदमे को अगली तारीख को देखा जाएगा। तो आज यहाँ पर माइकल गिल्टी फील करते हुए अपना फ्लैट अपनी बीवी के नाम कर देना चाहता था, जबकि उसकी बीवी कहती है कि नहीं माइकल, उसमें तुम्हारी कमाई और तुम्हारा पैसा और मेहनत लगी है, मैं उसे ले नहीं सकती। खैर वो फ्लैट तो माइकल के नाम ही रह जाता है, मगर इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नानू और सनी की तरफ। बचपन में सनी की माँ उसे भात खिलाया करती थी और उसके नानू ने भी आज यही बनाया था। खैर उनकी भूलने की बीमारी थी, तो वो ये भूल चुके थे कि सनी नकली नोटों की छपाई का काम करता है, मगर फिर भी कहते हैं ना कि कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जिस पर वो सनी को पूछते हैं कि मुझे लग रहा है कि तू कुछ गलत काम जरूर कर रहा है, जिस पर सनी कहता है कि हाँ नानू, गलत तो होता ही रहता है, खैर मैं अब सारे काम सही कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि सनी ने डिसाइड कर लिया था कि ये डील उसकी आखिरी डील होगी और उसके बाद में वो ये सारा काम छोड़ देगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है एंटी काउंटर फीटिंग टीम की तरफ, जो कि इस वक्त पूरी प्रिपरेशन में थी दोषी के साथ डील होने पर उन दोनों आर्टिस्ट को पकड़ने के लिए। ये डील मुंबई के ही एक मॉल में होने वाली थी, इसलिए पार्किंग एरिया के सभी कैमरास को ये पूरी टीम बारीकी से चेक कर रही थी। और जैसे ही कार लेकर सनी और फिरोज उस पार्किंग लॉट में आते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद सनी एक अलग कार में आगे जाता है, जबकि पैसों से भरी कार फिरोज वाली होती है। मेघा का माइकल सर से कहना था कि सर मैं उसके लिए एक नई क्लाइंट रहूंगी, तो क्यों ना मैं आगे जाकर उन पैसों की डील करूं और जैसे ही वो कार से बाहर आए आप लोग उस पर झपट जाना। खैर ये आइडिया काफी ज्यादा रिस्की था, मगर माइकल इसके लिए मान जाता है। और जैसे ही मेघा उन आर्टिस्ट के साथ में डील करने के लिए आगे बढ़ती है, तो सनी देखता है कि ये तो मेघा है और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगता है। वो भागकर उसका पीछा करती, लेकिन तब तक सनी वहां से निकल चुका था। इसी बीच माइकल भी उन सभी को पार्किंग लॉट में ढूंढ रहा था, और अब क्योंकि उन सभी पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी, तो जैसे जैसे वो जहां पर भी जा रहे थे पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि माइकल मेन पार्किंग एरिया में था, तो उसे पता नहीं था कि आखिर ये दोनों किस कार में हैं। और उसी का फायदा उठाते हुए सनी अपनी ग्रे कार को चेंज करके फिरोज की रेड कार में आ जाता है। इन दोनों ने ही क्लीनिंग सर्विसेज की ड्रेस पहनी थी, और जब ये दोनों निकल ही रहे थे तभी माइकल इन्हें रोक भी लेता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी शिफ्ट कब की है। जिस पर सनी बताता है कि सर दिन की शिफ्ट है, सफाई करने के लिए आए हैं, यहाँ की हो चुकी है, अगली भी करनी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। माइकल उनसे उनका आईडी कार्ड भी मांगता है। हालांकि सनी उसे आईडी कार्ड दे तो देता है, मगर वो ये बात जान चुका था कि अगर थोड़ी देर भी और रुके तो पीछे से दूसरे पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेंगे और सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कार को इतना तेज भगाते हैं कि माइकल के हाथ में भी लग जाती है और ये लोग उस पार्किंग लॉट से बहुत स्पीड से जाते हैं। अब जहां आगे आगे इनकी रेड कार 100 करोड़ नकली नोटों के साथ, वहीं पीछे पीछे पुलिस की कार जो कि इन्हें खत्म करने में लगी थी। यहाँ कहानी में एक अच्छा खासा कार चेज सीक्वेंस दिखाई पड़ता है, मगर मुंबई की भीड़ और ट्रैफिक उसका तो क्या ही कहना। आगे जाकर इन्हें भी ये दोनों ही चीजें झेलनी पड़ती है और इनकी कार रुक जाती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि ये ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे जा सकते थे, जबकि पुलिस वाले अपनी कार से उतरकर इन्हें पकड़ने ही वाले थे। इसी बीच इन्हें बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। जैसे ही सिग्नल खुलता है, ये सभी अपनी गाड़ी में पड़ा 100 करोड़ धीरे धीरे करके बाहर निकालने लगते हैं। अब इंडिया की पब्लिक तो जहां नोट गिरेगा वही वो आदमी उसके ऊपर भी गिरेगा, तो सारे नोटों को उठाने के लिए वहां की पब्लिक झूम उठती है और इसी बात का फायदा उठाकर सनी और फिरोज मौका पाते ही वहां से निकल जाते हैं।
और माइकल के हाथ आते आते ये दोनों चोर फिसल चुके थे। यहाँ गैलोथ जी पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि हर वक्त माइकल को गालियां ही देते रहते थे और इस बार भी सेम चीज होती है, मतलब अगेन गालियां पड़ती है। तो माइकल कहता है कि सर छूट तो गया आज हमसे, मगर मेरे पास एक आइडिया है। ये बात तो हमें मालूम है कि इसके पीछे मंसूर दलाल का हाथ है, तो क्यों ना हम हर न्यूज चैनल पर मंसूर दलाल की इमेज लीक कर दें, उसे बदनाम कर दें और ये फैला दें कि जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा हम उसे इनाम देंगे। और अब होना क्या था, इस बात को सुनकर तो गहलोत जी ने मंसूर दलाल की इमेज पूरे न्यूज कवर मीडिया में दिलवा डाली थी और अब तो हर जगह सिर्फ उसी का ही बोलबाला था। ये न्यूज जॉर्डन में बैठा मंसूर खुद भी देख रहा था और अब तो वो सनी और फिरोज की जान के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि एक तो 100 करोड़ का लॉस कर दिया और ऊपर से मेन चेहरा पब्लिक के सामने ला दिया। तो अब अगर वो भागे भी तो कहां भागे, जॉर्डन से निकलेगा तो हाई कमांड मार देगा और इंडिया पहुंचेगा तो पुलिस वाले मार देंगे। वेल, सीन शिफ्ट होता है सनी और फिरोज पर, जो कि इस वक्त अनीस की मदद से एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। यहाँ पर अनीस का कहना था कि मैं तुम्हें शहर से निकलने के लिए टिकट्स प्रोवाइड करवा दूंगा और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस शहर में रहोगे तो पुलिस वाले ढूंढ कर कभी भी जान से मार देंगे। वहीं फिरोज सनी पर गुस्सा होने लगता है कि आखिर क्यों तूने मेघा के फोन से CMD अनस्टॉल किया, ना ही हमें उनके आने की खबर चली, ना ही प्लान्स के बारे में और ना ही हम उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर पाए। आज अगर हमें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं सनी कहता है कि मुझे तो लग ही रहा था कि आज साला इस काम पर जाना ही नहीं चाहिए, तूने ही कहा था, तेरे ही मन में लालच था और इस वजह से हम यहाँ पर आए। खैर, अब जो भी हो, इतना रायता फैलाया है उसे वापस सही तो करना ही होगा। इसी बीच वो जमाल को कॉल लगाकर बताता है कि हम इस वक्त एक सेफ प्लेस पर हैं। तो जमाल कहता है कि हाँ यार, मंसूर भी तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा है, वो तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देगा, तुम्हारी जान बचा देगा। मैं तुझे एक लोकेशन दे रहा हूँ, चुपचाप वहां आ जा, मेरा वेट कर, मेरी टीम वहां पर आकर तुझे वहां से ले जाएगी। खैर, चालाक सनी को उसकी बातों से समझ आ चुका था कि अब मंसूर उनके साथ कोई ना कोई तो गड़बड़ करने ही वाला है, इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों को कॉल लगाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्डन में और हम देख पाते हैं सायरा को, जो कि इस वक्त मंसूर दलाल से बीच रोड मिलने के लिए आई थी। मंसूर उसकी गाड़ी में आकर बैठता है तो सायरा उसे बताती है, हाई कमांड तुमसे काफी ज्यादा खफा है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। जिसके बाद अगेन मंसूर अपनी गाड़ी में आता है और जीतू काका को कहता है कि अब हमें सनी और फिरोज का किस्सा खत्म करना होगा, क्योंकि वो लोग हमारे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जो कि आगे चलकर हमारे लिए एक खतरे की घंटी बन सकता है। इसलिए अभी मुंबई जाओ और उन दोनों को खत्म कर दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जमाल पर, जो कि इस वक्त सनी और फिरोज को लेने के लिए आया था और गाड़ी में जीतू काका भी बैठे थे। फ्रंट गाड़ी में ये सभी बैठे थे और कुछ गाड़ियां पीछे और आ रही थी। सनी समझ जाता है कि जो हाल उस मुखबिर का हुआ, जो कि पुलिस वालों को इनके खिलाफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा था, हो सकता है कि ये अब हमें भी मार डाले। इसीलिए वो जमाल का फोन लेता है अपने घर पर कॉल करने के लिए और यासिर चाचा को कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ये सभी पहुंच जाते हैं एक अबैंडेंड बिल्डिंग में और यहाँ पर जीतू काका सनी को कहते हैं कि यार दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर तुझे जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि काम तू सारा जानता है, राज तू सारे जानता है और अगर जिंदा रहेगा तो पुलिस वाले कभी भी तुझे पकड़कर हम तक पहुंच सकते हैं और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए तुझे तो ऊपर पहुंचाना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो उस पर शूट करने वाले होते हैं कि तभी अनीस और उसकी टीम मिलकर आ जाती है और इन पर हमला बोल देती है और अगेन यहाँ पर एक काफी बड़ा वॉर छिड़ जाता है। कैसे तैसे सनी उन सभी से अपनी जान बचाकर फिरोज को लेके अपने साथ निकल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनीस की टीम को इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, तो जब सनी ने यासिर चाचा को फोन करने के लिए उस जमाल का फोन मांगा था तो उसने लाइव लोकेशन ऑन कर दी थी और यही रीजन था कि उस टीम ने आकर इन्हें बचा लिया। रास्ते में आगे जाते वक्त सनी फिरोज चाचा को कॉल करता है और नानू को क्रांति पत्रिका से निकल जाने के बारे में कहता है, लेकिन यासिर चाचा जो उसे बताते हैं उससे तो सनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंसूर दलाल के लोगों ने क्रांति पत्रिका में आग लगा दी थी, जिससे कि नानू भी वहीं पर जलकर खत्म हो गए थे। ये दोनों ही इस वक्त उसी सेफ हाउस में वापस आ चुके थे और अब इन दोनों की टिकट थी मुंबई से निकल जाने के लिए। जहां एक तरफ फिरोज सनी को कहता है कि मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, देख अब सब कुछ खत्म होने वाला है और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से निकले नहीं तो मंसूर के लोग कभी भी आकर हमें जान से मार डालेंगे। जबकि सनी का कहना था कि मुझे अपना एक छूटा हुआ काम पूरा करके आना है, तू जा, तू रेलवे स्टेशन पर मेरा वेट करना, मैं अपना काम खत्म करके फटाफट से तेरे पास ही आ जाऊंगा। अनीस ने उसकी रक्षा के लिए उसे एक गन दी थी और वो उसे अब लेकर निकल पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पुलिस डिपार्टमेंट में और सीसीटीवी में सनी की एक धुंधली इमेज कैप्चर हो चुकी थी, जिसे ये सभी पुलिस वाले मिलकर और क्लियर करके रेजोल्यूशन बढ़ा रहे होते हैं ताकि उस क्रिमिनल का पूरा फेस
फेस दिखाई दे जाए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस गोडाउन में जिसमें अभी भी हजारों करोड़ों नकली नोट पड़े थे। पहले जहाँ जमाल सनी का पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए, अब खुद सनी उसके सामने आ चुका था। वो उसे समझाता है कि भाई तू मेरा दोस्त है, मैंने माना मंसूर के कहने पर तुझ पर बंदूक तानी थी, मगर ये तो नहीं ना कि तू मुझे जान से मार देगा। खैर सनी उसकी एक नहीं सुनता, ठाए ठाए 2 गोलियां ठोक देता है। गोली की आवाज सुनते ही गोडाउन में मौजूद सभी गुंडे आकर सनी पर हमला बोल देते हैं, मगर सनी की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और वो एक एक करके उन सभी को मार देता है। जिसके बाद बारी आती है जीतू काका की, मगर वो उसे मारता नहीं है। वो उसकी आंखों का स्कैनर लेकर सबसे पहले नोटों वाली तिजोरी खुलवाता है जिसके अंदर नकली नोट पड़े थे। उसी वक्त काका के फोन पर मंसूर का कॉल आता है जिसे सनी पिक करता है। मंसूर कहता है तू यहाँ तक कैसे पहुंचा, जहाँ पर सनी कहता है कि मैं यहाँ तक तो पहुंचा ही और इसी के साथ साथ तू जहाँ है तुझे खत्म करने के लिए वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुझे किसने कहा था क्रांति पत्रिका में आग लगाने के लिए? वो बिल्डिंग तो जली ही जली, उसके साथ साथ मेरे नानू भी खत्म हो गए। मंसूर उससे माफी मांगता है, कहता है कि यार मुझसे मिस्टेक हो गई, तू मेरे साथ मिल जा, हम वापस अगेन मिलकर अच्छा काम शुरू करेंगे। मगर सनी वहां मौजूद केरोसिन ऑयल को लेकर सभी नोटों पर छिड़क देता है और मंसूर दलाल की आंखों के सामने उसके सभी नकली नोटों पर आग लगा देता है। एंड पर्सनली दिस वाज एन एपिक सीन एवर इन दिस होल सीरीज। मंसूर रोने लगता है क्योंकि उसकी ये सालों की कमाई थी। वहीं सनी उसे कहता है कि अब तेरा टाइम खत्म, मैं तुझे जान से मारने के लिए आ रहा हूं। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर हो चुकी थी कि आखिर वो क्रिमिनल कौन था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो आखिर क्या होगा इसके नेक्स्ट सीजन में? क्या पूरी इंडिया की पुलिस सनी के पीछे पड़ जाएगी, या फिर सनी इंडिया छोड़कर मंसूर के पास पहुंच जाएगा हाथ मिलाने के लिए, या फिर हाई कमांड मंसूर से पहले सनी को ही खत्म कर देगा? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका जब सेकंड सीजन आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।